गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बात करते हैं वाक्य विचार के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं, टॉपिक नंबर 6। ठीक है कि वाक्य विचार किसे कहते हैं। देखिए वाक्य विचार, ठीक है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए कैसे कहते हैं कि शब्द तो कौन सा होगा कि जो सार्थक है। अब शब्द तो सार्थक है लेकिन इनका क्रम अर्थात सीरियल जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, अर्थात क्रम व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, इसलिए यह वाक्य गया मोहन जयपुर था कल, यह वाक्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा क्या है कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। अब शब्द तो सार्थक हो गए लेकिन क्रम भी इनका व्यवस्थित व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। देखिए अब व्याकरण के अनुसार कैसे होगा कि मोहन कल जयपुर गया था। तो ये क्या हुआ, एक व्यवस्थित क्रम हुआ, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम हुआ, इसलिए यह वाक्य कहलाता है। देखिए वाक्य के तत्व कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो तत्व है वो है सार्थकता। कौन सा? सार्थकता। वाक्य का जो सबसे पहला तत्व है वो है सार्थकता। मतलब कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है, वाक्य का कुछ अर्थ जरूर हो। जैसे अभी हमने देखा था कि मोहन कल जयपुर गया था। मोहन कल जयपुर गया था। ठीक है, तो भाई मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो कल जयपुर गया था, है ना। तो वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से वाक्य के तत्वों में पहला नंबर आता है किसका? सार्थकता। दूसरे नंबर पर है योग्यता। जैसे वाक्य में प्रसंग के अनुकूल अर्थ बताने की योग्यता होनी चाहिए। जैसा वाक्य है, जिस प्रकार का वाक्य है, भाई जो बात कहना चाह रहा है उसे उसका अर्थ बताने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण से देखिए कि मोहन चाय खाता है। ठीक है, अब यह वाक्य मोहन चाय खाता है। अब ये प्रसंग के अनुकूल अर्थ बताने की इसमें योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाय होती है, ठीक है, चाय जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द होती है और उसमें उसको खाया नहीं जाता, उसको पिया जाता है, क्योंकि वो पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ नहीं है, वो पेय पदार्थ है, चाय को पिया जाता है। तो प्रसंग क्या है? चाय का, और पेय पदार्थ का प्रसंग है, तो इसके अनुकूल इसका अर्थ होना चाहिए कि मोहन चाय पीता है, इस प्रकार से। इसलिए मोहन चाय खाता है यह वाक्य गलत है, मोहन चाय पीता है यह वाक्य सही है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। जैसा वाक्य हो, जैसा प्रसंग हो, उसके अनुकूल अर्थ देने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है आकांक्षा। और इसका अर्थ होता है इच्छा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है,
जैसे वाक्य में कोई शब्द छूटा हुआ न हो। जब वाक्य हम बनाते हैं, वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें कोई भी शब्द छूटा हुआ नहीं हो, ताकि अर्थ ही समझ में उसका न आए, है ना, अर्थ समझ में न आए। जैसे उदाहरण से देखिए कि पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। किसी ने वाक्य बोला या लिखा कि पत्र लिखता है, ठीक है। अब आपके मन में क्या इच्छा आएगी, क्या इच्छा, आकांक्षा, इच्छा क्या आएगी, भाई किसने लिखा पत्र, है ना, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, ठीक है। पर केवल इतना बोला है कहने वाले ने या लिखने वाले ने, इतना लिखा है कि पत्र लिखता है, ठीक है। लेकिन ये तो लिखा नहीं कि कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है, इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ क्या है, भाई क्यों बोला है इस बात को यहाँ पर इसने, है ना। तो इस बात के लिए क्या होते हैं, आकांक्षा, इच्छा होती है मन में, ठीक है, इच्छा होती है मन में। इसलिए ये वाक्य भी क्या होता है, गलत होता है, उसमें आकांक्षा होती है, किसमें, वाक्य में। जैसे रवि पत्र लिखता है, ठीक है, रवि पत्र लिखता है। अब पहले वाला जो वाक्य था उसमें तो क्या था कि पत्र लिखता है, भाई पत्र कौन लिखता है, किसको लिखता है, कोई पता नहीं था ना, तो वाक्य क्या था, पूरा अर्थ नहीं दे रहा था। लेकिन अभी रवि पत्र लिखता है, ठीक है, रवि नाम का कोई बालक है, वो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। इस प्रकार से वाक्य में आकांक्षा नहीं बची हुई होनी चाहिए, वाक्य पूरा होना चाहिए। अगला नंबर 4, चौथे नंबर पर है आसक्ति या निकटता। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आसक्ति या निकटता, निकटता मतलब पास में। तो वाक्य के अंतर्गत पदों अर्थात शब्दों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंग विकार होता है, मुख विकार, ठीक है, वो क्या है, बोलता है ना, तो बोलने में थोड़ा रुकता है, अटकता है ना, तो वो तो उसका प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन कुछ क्या है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मन से ही रोक रोक कर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाक्य की अशुद्धि होती है, वहां पर वाक्य गलत होता है। इसलिए जैसे लिखने में या बोलने में, रवि पत्र, फिर थोड़ा सा रोक कर लिखता है, ऐसे रोक रोक करके बोलते हैं, तो वो वाक्य क्या होता है, गलत हो जाता है ना। इसलिए वाक्य क्या होना चाहिए, वाक्य के अंतर्गत पदों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। जैसे रवि पत्र लिखता है, एक उचित दूरी होनी चाहिए, बोलने में और लिखने में भी उचित दूरी होनी चाहिए। पांचवा नंबर है पदक्रम, पदक्रम, ठीक है। पदक्रम, पद हमने पढ़ा था, पद किसे कहते हैं, जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो पद बन जाते हैं, ठीक है। तो पद क्रम, तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम व्याकरण के अनुसार सही होना चाहिए। वाक्य में जो शब्द आए हैं, जो पद आए हैं, उनका जो क्रम है, सीरियल है ना, वो व्याकरण के अनुसार सही होना चाहिए। किसके अनुसार, व्याकरण के अनुसार सही होना चाहिए। जैसे देखिए एक उदाहरण है कि फोन भूल गए घर पर आज आप, ठीक है, फोन भूल गए घर पर आज आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि इसका पदक्रम सही नहीं है। तो ये होगा कि आप आज घर पर फोन भूल गए, ठीक है, फोन भूल गए घर पर आज आप, ये वाक्य गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पदक्रम सही नहीं है। क्या सही है, आप आज घर पर फोन भूल गए। छठे नंबर पर आता है अन्वय, छठे नंबर पर आता है अन्वय, ठीक है। जैसे वाक्य में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि में समन्वय होना चाहिए। एक वाक्य होता है, उस वाक्य में ये सभी गुण विद्यमान होते हैं अंदर, ठीक है। प्रत्येक शब्द में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, ये सभी चीजें उसमें उपलब्ध रहती है। लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में होना चाहिए। जैसे
राम और श्याम गई। ठीक है, राम और श्याम गई। राम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, श्याम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, लेकिन क्रिया क्या आ रही है स्त्रीलिंग की, इसलिए ये वाक्य क्या है हमारा गलत है। ठीक है, राम और श्याम गई, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? राम और श्याम गए। ठीक है, राम और श्याम गए। अब इसको ऐसे भी नहीं बोल सकते राम और श्याम गया, क्योंकि दो है तो बहुवचन है। ठीक है, दो है तो बहुवचन है। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या है? अन्वय। और अन्वय मतलब लिंग वचन काल पुरुष आदि के अनुसार क्या होना चाहिए? ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? आपस में समन्वय होना चाहिए। तो इस देखिए वाक्य के अंग हमने तत्व पढ़ लिए। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। देखिए हम पढ़ते हैं पहला नंबर का। ठीक है, उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात कर्ता। वाक्य में जिसके पूरा वाक्य और पूरे वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कह रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? मोहन के बारे में। क्या कह रहे हैं? कि क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? मोहन। ठीक है, कौन खेलता है? मोहन। ठीक है, तो मोहन यहां पर क्या है? उद्देश्य। मोहन यहां पर क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो कौन होता है? उद्देश्य होता है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, दशरथ के बड़े पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये वाक्य है इतना बड़ा। दशरथ के बड़े पुत्र राम ने रावण को मारा। अब देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात कर्ता। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? राम के बारे में। लेकिन राम कौन है? दशरथ के बड़े पुत्र राम। ठीक है, तो यहां तक ये क्या है? उद्देश्य। क्या है यहां तक? उद्देश्य। ठीक है, आगे बात करते हैं विधेय। विधेय वाक्य में किसी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। ठीक है, अर्थात कर्ता को छोड़ करके पूरा जो भी वाक्य हमारा रहेगा वो पूरा किसमें आएगा? विधेय में। ठीक है, किसमें आएगा? विधेय में। देखिए मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। किसके बारे में कह रहे हैं? मोहन के बारे में। ठीक है, तो मोहन हो गया उद्देश्य। मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। अब मोहन के बारे में क्या कह रहे हैं? वाक्य में किसी के बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, किसके बारे में? किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कि वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। ये क्या हुआ यहां पर? विधेय। क्या हुआ? ये विधेय। अर्थात कर्ता को छोड़ करके जो भी कुछ बचता है वो पूरा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे दशरथ के बड़े पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, यह वाक्य था हमारा। तो दशरथ के बड़े पुत्र राम
ठीक है, ये तो हो गया उद्देश्य। ठीक है, अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि रावण को मारा, और रावण को मारा। ठीक है, ये बचा हुआ जो वाक्य है ये क्या है फिर हमारा विधेय। क्या है? विधेय। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।